हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोगों के एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? पहला सवाल है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहत कथा मंजरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। किसकी रचना है? मेगास्थनीज। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा महापीलुपति। महापीलुपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल, निम्न में से महिला संत थी? निम्न में से महिला संत थी, ठीक है, तो मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल थी, इसलिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, 6 नंबर, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अशोक। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला सवाल, अगला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। सवाल का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा श्रवणबेलगोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जैन। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? तो भूमिदान को ब्राह्मदेय कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म था अशोक का। ठीक है, व्यक्तिगत धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? महेंद्र और संघमित्रा अशोक की संतानें थी। महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा पुत्री थी। इनको धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा
सिंहस्थ द्वीप, ठीक है, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 18 नंबर, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सालवती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य। अब देखिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी तोसाली। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तोसाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ठीक है, अगला सवाल है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ठीक है जी, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पटना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 23 नंबर, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लौहयुगीन नगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 24 नंबर, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोग्जाकोई का अभिलेख। वोग्जाकोई का अभिलेख। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। अब देखिए अगला सवाल देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 13वें अभिलेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 27 नंबर, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया? चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया? तो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फायान आया था भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? मतलब किस राजा के शासनकाल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने। ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। फिर अगला सवाल है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 35 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे।
नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र इनमें से कौन थे? तो वेन सांग थे, वेन सांग थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 37 नंबर सवाल, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? बोलिए। तो समुद्रगुप्त। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला सवाल देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला सवाल है 39 नंबर, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 44। सवाल का सही जवाब हो जाएगा 44। अंतिम सवाल देखिएगा, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? कहां प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में। इसका मतलब सीरिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जापान में होगा, ब्रिटेन में अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न साबित हो सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।